अगर 4-6 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो खींच के बिठा दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रक्षा सुरक्षा करना सीखो, वरना ये पाखंडी तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा वजूद खत्म कर देंगे। खींच के बिठाओ। तुम ताकतवर कौन हो, अपनी ताकत को पहचानो। कब तक बात कराओगे, कब तक उम्मीद करोगे तुम लोग? ये जो बीच में लोग खड़े, बिठाओ, जो लोग बिठाओ लोग। ये आपको और मेरी बात के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं इन लाखों लोगों को परेशान करने का। इनको जो आगे बिठाओ, एक काम पर बिठा रहेंगे। ये वॉलंटियर तुम लोग हटो, तुम्हारे बच्चे तुम इधर रहो। ये तो समाज करेगा अपना काम, तुम हटाओ लाठियां। ये लाठियां जिनके लिए दिखानी है उनको दिखा रहे हैं, इनको मत दिखाओ। जो आगे बिठाओ मेरे नौजवान साथियों, खींच के बिठाओ, खींच के बिठाओ। और मत खड़े होने देना, अपने बराबर में कैसा का भाई हो, पकड़ के रखना। कैसे रखोगे पकड़ के? सीख जाओगे धीरे धीरे सारी चीजें। चलो गौर करो मेरी बात में, बोलो। नहीं अभी आवाज आ रही, मैं नहीं बोलता, पहले चुप होने दो लोगों को। नहीं, पहले चुप हो जाओ आप लोग, तब बोलेंगे। अगर आप कहोगे नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। पहले चुप हो जाओ बिल्कुल। एक मिनट से ज्यादा लेट हो गए तो मेरी फ्लाइट में मुझे तो आसान हो जाएगा जाने में। चलो अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इन तीनों बहनों का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। देखो, महिला दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। महिला 9 महीने अपने पेट में रखे बच्चे को जन्म देती है और खूब गीले सूखे में रहती है। इसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आज माता शक्ति को नमन करता हूं दोनों हाथ से। वो डटी नहीं है। बहुत बहुत बधाई उनको। मेरी बात में गौर करो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव जो हुआ, बिना चुनाव में सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद में है कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो। लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट। उसके बाद लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन हाल क्या है, सारे लोगों को 3 दिन मजदूरी नहीं मिलती। सारे किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता। किसानों पे प्राकृतिक मार होती है। यानी कि सरकार ने किसी भी तरह इस इतने बड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा होने, आरक्षण व्यवस्था के कारण जो कुछ नौकरियां मिली उससे हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हुए। इसलिए समाज के लोग तो ये तो कुर्सी में बैठ जाएंगे। अगर ये कुर्सी में बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब जाकर ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताऊ, इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर नागरिक कार्ड
बीमारी को खत्म करने के लिए वो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए चला हुआ है। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप तय करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदले की सरकार तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच न कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दवाई किस लोगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। क्या तुम अभी की सरकार के करने का काम पुलिस के लोगों का था? ये बैठे तमाशा देख रहे, तनख्वाह हमारे लोग टैक्स लेते हैं। सफेद शर्ट और लाल पैंट अगर तुम्हारे पास कोई 10 साल का बच्चा पास हो तो उसको मत में ले आओ। उसकी माँ आ गई, हमको परेशान है, या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। देखो अपनी निगाह करके, 10 साल का बच्चा है, प्रिंस कहाँ है? ले आओ ले आओ। अरे हमारा पर्चा तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ, आ जाएगा आ जाएगा। प्रिंस आ जाएगा, तुम्हें भी प्रिंस बनना है, जेल में बैठ जाओ। ये लड़ाई तुम्हें प्रिंस बनाने की लड़ी जा रही है, चिंता मत करो। जो बोलो बात सुनो, गौर करो। इसलिए ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानी दिखाने का काम करते हैं। और मैं आपसे कुछ और बात करूं, मैं इन पे आऊंगा, आपको रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? गाय पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? अगर बकरी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? पानी देना है, दे दे भाई पानी। ये सरकारें आपको कुत्ता बिल्ली गाय बकरी से भी ज्यादा कमजोर मानती है। इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुनेंगे, ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है कहां रहेंगी? ये माए रात में जब बरसात आएगी कहां जाएगी जब मकान चुनेंगे? इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, ठीक है? इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके, और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। हमारा वादा। जब मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा, ये आपको गुमराह करने की बात करेंगे। फिर पहले डाटा तैयार होने के बाद अगला रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। इस देश की सारी सरकारी जमीनों पे, क्योंकि आजादी के बाद मैंने आपको कहा कि किसी को अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो सारी सरकारी जमीनें हमारी है। काशीराम साहब हमारे नेता, जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे, हमारे नेता लोग सुन लो कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज को उसके अपने पैरों पर खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए, हमारा आंदोलन इसको मध्य प्रदेश में चलेगा। दूसरे आंदोलन के बाद उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे।
फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे के मकान में रहो या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहाँ इस मंच पे बैठे, आपके बीच में बैठे गरीब के, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई मायका पैदा नहीं हुआ। मेरा वादा क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूँ। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुत समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब भी आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठाए बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन भी जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, जब आप मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक बीमार भी नहीं खड़ी हुई? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर हूंगा तो तरक्की किसी होगी बताओ? ना मुझे यहाँ से विधायक बनना, ना मुझे यहाँ से MP बनना, ना मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में आया। क्या मैं सरकार से हाथ फैला रहा हूँ अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अपनी देश में अन्याय का सामना करते रहे और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये है प्रिंस, प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ। बहुत बहुत और बैठे रहो, देखो पता लगाना किसके पढ़ने में ज्यादा दम है। प्रिंस के लिए रास्ता बना दो, बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। आप मेरी बात पर गौर करो, समय कम है। गाड़ी पड़ जाओ दिल्ली को। मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो, भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर ले लो, यहाँ से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को फोन दो। बात चुप हो जाओ, 20 मिनट और हिम्मत रखो। तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि सुन लो पहले कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं। उसे लगना भी चाहिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और पट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हम आ रहे 17 तारीख में सरकार सुन ले,
इन्हें लगा यहाँ के एसपी भी है, भैया मेरी बात को याद रखना, एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो, गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं। उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 360 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लेकर लगाया, वो अपना लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया, क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहाँ बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहाँ बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पट्टे वाले पीले पट्टे वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टोप नहीं कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, इस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 360 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा, कहा था एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान में, याद रखना। अगर संविधान को न मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाकर सोता है, देखा है नहीं देखा। और जो निर्दोष था मेरा भाई आईजी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा इनकाउंटर, याद रखना आईजी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा, याद रखना। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के ये संवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहाँ नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला करके। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर गांव में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ वहां, मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल है। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमें आदेश नहीं दिए। यहाँ प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। मैं आपसे
तो जो गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में पड़ डालने का काम किया जा रहा है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथी। क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ हम लोग स्वाभिमान सम्मान से जिए मध्य प्रदेश में? क्या आप लोग नहीं चाहते कि किसी बहन का अपमान न हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपको पक्के मकान मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको जमीन मिले? कौन दे सकता है ये तो आपको बताओ। वोट उनको दोगे, मैं कहां से दे दूंगा? देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से आपने इतनी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं मेरे लोगों। आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो माननीय काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित पिछड़े जो 6,745 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाई का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाई का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मांगना, लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन OBC वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी इनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी लोग का साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम्हें मानवता है, तुम्हें मानवता है। तुम सबका सम्मान करते, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहाँ है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए उन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल में लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राज सत्ता आपके हाथ में आए।
एक एक कार्यकर्ता का दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, मैं जानता हूं, मैंने देखा वहां भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए, मैंने देखा। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाओ क्या फायदा? पहले उसको समझाने के इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कचड़े को, भैंस के बच्चे को चूमने को ना मिले, उसका पेट ना भरे। इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता में आए? आप बताओ। वोट आपकी सरकार उनकी नहीं चले तो मेरे लोगों, वो आपकी बदन से खाल खींचेंगे। वो ये क्या करेंगे बताओ? वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो, खाली करो, ये जमीन सरकार की, बुलडोजर चलेगा। उनका बुलडोजर वो भी जवाब देंगे। लेकिन आप पे मौका आ गया, आप यहां आए हो तो यहां से प्रण लेके जाना मेरे साथियों कि इस बार किसी भी कीमत पे हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और अपने भाई को यहां से छतरपुर की धरती से ताकत देके भेजेंगे। ये वादा करना पड़ेगा। क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है, चंद्रशेखर आजाद वो परीक्षा दो, क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज अखबार पढ़ोगे तो यही मिलेगा, रोज खून के आंसू रोगे। निकलो गांव में, मीटिंग करो, जाओ, मेरी बहनों को, माओ को बताओ कि अब उनके बच्चे, उनका खून मैदान में है, अब उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने। आपको आज नहीं तो कल फैसला लेना कि आप यहाँ गुलामों की तरह जियोगे या मालिक की तरह जियोगे, ये फैसला आपको लेना। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, साथी और समाज सेविकों, अपनी बहनों को स्पेशली। देखो बहनों को एक बार नहीं कहना पड़ा ना कि बैठ जाओ। ये है मातृशक्ति का बल, उसका धैर्य, उसका समझना। इन मातृशक्ति को आपको जाके समझाना पड़ेगा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट की तरफ चलो, पूरे साहब की मूवमेंट की तरफ चलो। अगर बनना है तो बनो मां वंशिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां कन्ना भाई, बनना है तो बनो मां रमा बाई, बनना है तो बनो मां सावित्री बाई, बनना है तो बनो मां फातिमा सेठ, और अगर बनना है तो बनो पूरन देवी। इतिहास आपको आपके गौरव से याद रखे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक कदम की दूरी है गुलामी की बेड़ियां काटने में। इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ना, अपने खून का साथ देना, मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मंच पे, आपकी तरफ खैर उठने वाली है, आपको चंद्रशेखर आजाद के गर्दन काट के जाना पड़ेगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा। यहाँ जो स्थापित दल है उनके नेता आपसे आगे क्या कहेंगे? वो आपके रिश्तेदार भी होंगे, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को छोड़ो। अगर आपको लगे कि चंद्रशेखर आजाद आपका अपना नहीं तो छोड़ देना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और अगर आपको लगे कि ये आपका है और इसको आपको ताकत देनी है, आपको मनुवादियों के हाथों में छोड़ना कि वो उसका कत्ल कर दे, तो फिर मुझे लड़ाई को लड़ने का अवसर देना मेरे लोगों। मैंने उस दिन भी कहा था भोपाल से, आपकी सारी मांगे जो
मांग पत्र आप देते हो, मैं उसको घोषणा पत्र बना दूंगा। याद रखना मेरी बात। आपके चेहरे की उदासी, आपकी परेशानियों को मैं सीख लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी लीडरशिप को, यहाँ की वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनकी एकता का धन्यवाद देता हूं। ये चाहे सागर वाले हों या निवाड़ी वाले हों, या ये इंदौर, मुरैना, भोपाल वाले हों, ग्वालियर वाले हों, छतरपुर वाले हों, विदिशा वाले हों, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को कह रहा हूं, मैंने भी अगर सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास के पाया तो मध्य प्रदेश में पाया। इस प्यार और विश्वास को ऐसे मुक्ति तान के राजनीतिक शक्ति में बदल दो मेरे लोगों। फिर देखना कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्यों पूरा नहीं होता है देश में, माननीय काशीराम साहब का सपना क्यों पूरा नहीं होता है देश में। आओ हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, ऐसे